हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्रॉस सेक्शन ऑफ स्कैटरिंग। इसको समझेंगे कि क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है। हम इलास्टिक स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं, इलास्टिक लिख लेते हैं यहाँ पे। इलास्टिक क्रॉस सेक्शन एक्चुअली होता है कि अगर आपके पास मान लो यहाँ पे टारगेट है, दिस इज टारगेट, और यहाँ से हमारे पास कुछ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं इसकी तरफ। टकराने के बाद कुछ पार्टिकल अलग अलग एरियाज में चले गए, है ना, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया। इस टारगेट पार्टिकल ने कितना इफेक्टिव एरिया इन इंसिडेंट पार्टिकल्स को ऑफर किया, उसको हम बोलते हैं द क्रॉस सेक्शन ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग। ये सिंपल एक कॉन्सेप्ट है समझने के लिए। बेसिकली जो हमारे पास आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ एरिया आएगा। यू कैन से इट इज द एरिया ऑफर्ड बाय द टारगेट, इफेक्टिव एरिया ऑफर्ड बाय द टारगेट टू द इंसिडेंट पार्टिकल्स ड्यूरिंग इलास्टिक स्कैटरिंग, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन ऑफ स्कैटरिंग। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इसको हम इस सिंबल से डिनोट करेंगे, सिग्मा एस सी, एंड इट्स यूनिट इज बान। इसको बान में मेजर करते हैं, BARN। वन बान जो होता है दैट इज ए वेरी स्मॉल एरिया एक्चुअली, 10 to the power -28 मीटर स्क्वायर। जब भी हम स्कैटरिंग की बात करते हैं ना, तो हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्कैटरिंग की बात करते हैं। बहुत सारी न्यूक्लियर रिएक्शंस में हम जो स्कैटरिंग करवाते हैं दैट इज बेसिकली स्कैटरिंग ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड सच काइंड ऑफ पार्टिकल्स। आयन जो है वो आपस में कोलाइड कर सकते हैं, प्रोटॉन्स कोलाइड कर सकते हैं। इसलिए जो साइज होता है टारगेट पार्टिकल का दैट इज इफेक्टिवली वेरी स्मॉल। इसलिए जो यूनिट यहाँ पे रखा गया है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, 10 to the power -28 मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सम पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट this parameter, some points to remember about sigma SE। हाँ जी, देखिए क्या होता है कि यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये जो इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं ये एक्चुअल में जाके इसको टकराएंगे तभी कोलाइड करेंगे। बहुत सारे केसेस में पार्टिकल्स टकराते नहीं है, दूर से ही फोर्स लग जाती है। जैसे मान लो यहाँ टारगेट पे हमारे पास एक न्यूक्लियस है किसी एटम का, टारगेट न्यूक्लियस, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इधर से जो बीम आ रहा है पार्टिकल्स का दे ऑल आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स सच एज अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं बट दे आर अल्फा पार्टिकल्स। अब ये वाला अल्फा पार्टिकल मान लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये ऐसे जाएगा, ये इसको रिपेल करेगा, दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो ये यहीं से स्कैटर हो जाएगा। और अगर कोई पार्टिकल बिल्कुल इसके सेंटर वाली लाइन पर है, ऐसे जाएगा, तो ये स्कैटर करके वापस आ जाएगा, बैक स्कैटर बोलते हैं इसको। थोड़ा और दूर जाएगा कोई पार्टिकल, ये पहले से मुड़ जाएगा। ठीक है, वेल क्योंकि दूर है फोर्स लगेगी तो ये ऐसे मुड़ गया। तो इसलिए एक्चुअल एरिया तो न्यूक्लियस का ये है, जो यहाँ से हम अगर न्यूक्लियस की रेडियस हमें पता है तो 4πr² करके सरफेस एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। दैट इज एक्चुअल एरिया ऑफ न्यूक्लियस और टारगेट। बट इन दिस केस यू कैन सी कि भाई ये जो पार्टिकल एक्चुअल एरिया से बाहर भी है वो भी स्ट्राइक करके अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब अपने पाथ से स्कैटर कर रहा है, थीटा इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो इसका मतलब है कि जो सिग्मा SC होता है, रिएक्शन क्रॉस सेक्शन होता है जो इलास्टिक स्कैटरिंग का, वो एक्चुअल एरिया जो होता है, ज्योमेट्रिक एरिया जिसको हम बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल एरिया से बड़ा होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि जो इफेक्टिव एरिया ऑफ टारगेट है, मतलब सिग्मा SC, दैट इज ग्रेटर देन द ज्योमेट्रिक एरिया, ज्योमेट्रिकल एरिया से बड़ा होता है। उसका रीजन जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि पार्टिकल्स एक्चुअल में जाके स्ट्राइक करेंगे, सिर्फ तभी नहीं होगी कोलिजन, तभी नहीं होगी सिर्फ स्कैटरिंग, पार्टिकल दूर से भी अपने पाथ से डेविएट कर सकता है। तो यहाँ पर जितना भी ये एरिया है, इफेक्टिव एरिया जहाँ पर वो इफेक्ट्स आ रहे हैं, उसको बोलते हैं रिएक्शन क्रॉस सेक्शन। अब मगर पार्टिकल कोई काफी दूर है, मान लो यहाँ पर है कोई अल्फा पार्टिकल, वो इस पाथ पे आ रहा है, तो हो सकता है कि इसकी फोर्स ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत कम लगे और ये बहुत कम अपने पाथ से डेविएट करे। ठीक है, तो जितना पार्टिकल दूर होता है उतना कम फोर्स लगती है, जितना पास होता है सेंटर ऑफ फोर्स के उतनी ज्यादा फोर्स लगती है। जैसे ये सेंटर वाला पार्टिकल तो बिल्कुल देखो यहाँ जाके ऐसे गया, स्ट्राइक करके पीछे आ गया, बैक स्कैटर हो गया। इसका जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग थीटा 180 डिग्री है ना, तो ये इस चीज पे डिपेंड करता है। इस चीज को हम, इस फैक्टर को ना हम स्मॉल b से डिनोट करते हैं कि जो वो सेंटर ऑफ लाइन है ना, जो
उससे पार्टिकल कितनी दूर है, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं और इसको इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं, इम्पैक्ट पैरामीटर, वो भी हम डिफाइन करेंगे अभी। दूसरा चीज ये मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कि सिग्मा एस सी डज नॉट रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकल एरिया, वो मैंने पहले ही बता दिया बट आप याद रख लें इसलिए मैं लिख रहा हूं, डज नॉट रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकल एरिया। ज्योमेट्रिकल एरिया इज समथिंग डिफरेंट बट रिएक्शन क्रॉस सेक्शन वाला एरिया जो है दैट इज डिफरेंट। नाउ वी विल डू एन एक्सप्रेशन, वी विल डिफाइन द फॉर्मूला फॉर सिग्मा एस सी। क्या फॉर्मूला आता है इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। तो लेट अस डू एक्सप्रेशन फॉर सिग्मा एस सी। सिग्मा एस सी क्या है, सिग्मा एस सी है क्रॉस सेक्शन ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग, ठीक है, एस सी स्टैंड फॉर स्कैटरिंग। तो हम बच्चों इसको ना डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज ऑलवेज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग, it is always defined in terms of probability of elastic scattering, ठीक है, जो भी probability होगी उसी की टर्म्स में इसको डिफाइन किया जाता है। ये हमारे पास टारगेट है, यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल जो हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं, एक बीम है पार्टिकल्स का, वो सारे इसकी तरफ आ रहे हैं, दे आर गोइंग टुवर्ड्स इट, और दीज आर टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स। उसमें से ये ऊपर से भी जा रहे हैं, कुछ थोड़े ज़्यादा दूर वाले भी हैं, ठीक है, ओके। अब इसमें से कुछ पार्टिकल सीधे निकल गए लेट अस सपोज बिना स्कैटरिंग हुए, और कुछ पार्टिकल ऐसे किसी ना किसी डायरेक्शन में, जैसे कोई इधर चला गया, कोई ज़रा दूर था तो कम स्कैटर हुआ, इस तरह से, है ना। तो वी हैव टू पैरामीटर्स, एक है हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड, वो हम ऊपर लिखेंगे, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स। प्रोबेबिलिटी बतानी है ना, बस प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला यही होता है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स। ये जो रेशो है, कि हमने कितने पार्टिकल टारगेट पर इंसिडेंट किए थे और उसमें से कितने स्कैटर्ड हुए, बस वो रेशो हमारे पास आ गई। इस रेशो को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग। अभी इसको हम फाइंड करेंगे, इसका एक्सप्रेशन बनाएंगे। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन स्टूडेंट्स। अब यहां पर लेट अस सपोज दैट द टारगेट हैज n पार्टिकल्स, लेट स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स in the target. Let us suppose small n is equal to number of particles in the target, and let the thickness of the target is very small, जैसे कि आप मान लो कि एक पतली सी शीट है टारगेट की, जैसे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे अभी। टारगेट इस तरह का है, वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो स्मॉल n है, और उसकी जो अपनी थिकनेस है टारगेट की, ये थिकनेस होगी यहाँ पे, ठीक है, दैट थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल, वो हमने कंसिडर कर लिया। ऐसा क्यों कंसिडर किया, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि ये जो सिंगल लेयर है उसमें एक पार्टिकल ही है, देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, ऑन इन द लेयर। तो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, देयर इज नो ओवरलैपिंग ऑफ पार्टिकल्स। इस तरह का पतला फॉयल आपको या टारगेट आपको कंसिडर करना है टू डू द एक्सपेरिमेंट। नाउ इफ कैपिटल A इज द एरिया ऑफ टारगेट एंड I इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट ऑन इट, तो कैपिटल A हम एरिया मान लेते हैं, एरिया ऑफ टारगेट, ठीक है, एंड स्मॉल I या कैपिटल I एंड कैपिटल I इज, ध्यान से पढ़ना ये पैरामीटर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग या इंसिडेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड।
ठीक है जी, पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। अब बच्चों ये जो चीज़ होती है ना, कैपिटलाइज हमने जो डिनोट किया है, ये डेफिनेशन एक्चुअली इंटेंसिटी से रिलेटेड है, इंटेंसिटी ऑफ ए बीम। आप इसको सिंपली इंटेंसिटी भी याद रख सकते हो। जब भी आप किसी केस में इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स फाइंड करोगे कि एक टारगेट पर कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स स्ट्राइक कर रहे हैं, उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए हम आई को लेते हैं। आई इज द सिंबल, और ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेट अस सपोज कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ ए बीम ऑफ पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं, फोटॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, कोई किसी भी तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। हाँ जी, तो अभी हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट ऑन टारगेट पर सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ टारगेट इंसिडेंट ऑन टारगेट पर सेकेंड। कितने इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं? देखो ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, हमें सिर्फ पर सेकेंड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस आई को, बिकॉज दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, इसको हम अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें नीचे एरिया आ रहा है ना पर यूनिट एरिया, और अब टोटल एरिया से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, जो हमने टारगेट का एरिया माना हुआ है कैपिटल ए, अगर हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने स्ट्राइक कर रहे हैं। इसलिए आई इंटू ए इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन द टारगेट पर सेकेंड। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब एक और पैरामीटर मानेंगे, एनएससी। एनएससी, ठीक है, एनएससी क्या है? एनएससी इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर स्कैटर्ड। एससी स्टैंड्स फॉर स्कैटर्ड, नंबर ऑफ पार्टिकल्स which are scattered elastically per target particle। ये पर टारगेट पार्टिकल है पर सेकेंड। ये है कि इसको समझेंगे पैरामीटर को, ये है कि इस फॉइल में से मैंने अभी एक पार्टिकल उठा लिया, दिस इज वन टारगेट पार्टिकल जो मैंने यहाँ पे मार्क किया। अब इस पर ये येलो कलर के पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं। एक सेकंड में कितने स्ट्राइक कर रहे हैं? इसके बराबर कर रहे हैं। एक सेकंड में जो पार्टिकल इसके ऊपर गिरते चले जा रहे हैं, इसकी तरफ जा रहे हैं, ठीक है, इंसिडेंट की बात ही हो रही है, ठीक है, वो ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं। दीज आर इंसिडेंट पार्टिकल। अब इंसिडेंट पार्टिकल जब स्ट्राइक कर गए तो इस सिंगल पार्टिकल ने इसमें से मान लो कुछ पार्टिकल जो है वो आप दूसरी किसी और डायरेक्शन में स्कैटर करवा दिए। ठीक है, ये जो मैंने व्हाइट से रिप्रेजेंट किए बच्चों, ये व्हाइट वाले जो पार्टिकल्स हैं दीज आर स्कैटर्ड पार्टिकल्स, जो मैं निकालना चाहता हूं, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स पर टारगेट पार्टिकल। ठीक है, पर टारगेट पार्टिकल पर सेकंड है। तो इसको अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहां पे ये हमने माना है। मैं नेक्स्ट शीट पे लिखता हूं, जरा देखो ध्यान से। हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स पर सेकेंड। ठीक है, वहां पे n पार्टिकल्स हैं, स्मॉल n पार्टिकल्स को हम NSC से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो NSC पैरामीटर मैंने माना है वो एक टारगेट के लिए माना है, ध्यान से देख लो। दिस इज द नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स विच आर इलास्टिकली स्कैटर्ड पर टारगेट पार्टिकल। मैंने बताया यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल स्मॉल n है, बट उसमें से हमने एक पार्टिकल ने जितने स्ट्राइक किए ना, ये व्हाइट वाले, ये मैंने डायग्राम बना के समझाया आपको, ये है नंबर ऑफ पार्टिकल स्कैटर्ड इलास्टिकली पर टारगेट। एक पार्टिकल जो स्कैटर कर रहा है एक सेकेंड में, ठीक है, ये वो है। अब ये एक पार्टिकल के लिए आपने NSC लिख लिया पैरामीटर, बट एक्चुअली देयर आर स्मॉल n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द टारगेट।
तो अगर आप टोटल देखना चाहते हो कि इस पूरे टारगेट फॉइल पर जितने भी पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे थे उसमें से स्कैटर कितने हुए हैं, सिंगल पार्टिकल इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को स्कैटर कर रहा है, सिंगल टारगेट पार्टिकल, और स्मॉल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो करेंगे स्कैटर्ड वो इस फैक्टर से आ जाएगा, स्मॉल एन टाइम्स NSC। ठीक है, अब ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो हम फाइनली पहुंचे हैं। दिस इक्वेशन इज इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स पर सेकेंड, और एक और लाइन में अंडरलाइन करता हूं, एक ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट ऑन द टारगेट पर सेकेंड। अब ये डेफिनेशन देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलास्टिक स्कैटरिंग की, ये यहाँ पे यही रेशियो है ना, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, चाहे आप यहाँ लिख दो पर सेकेंड, बात कोई नहीं, वो पर सेकेंड कट जाएगा, चाहे हम इसको यहाँ पे ऐसे पर सेकेंड लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर इंसिडेंट ऑन द टारगेट पर सेकेंड। तो ये I इंटू ए ऊपर सॉरी हाँ I इंटू ए का फैक्टर नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, क्योंकि ये इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं, और स्कैटर्ड पार्टिकल्स ऊपर है न्यूमिनेटर में, वो ये हमने निकाल लिया NSC। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग, अभी हमने डिफाइन किया था, इट इज स्कैटर्ड पार्टिकल्स, पर सेकेंड लिखना लिखो, नहीं लिखना ना लिखो, वैसे पर सेकेंड ही होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही ये सारे पार्टिकल उस पर इंसिडेंट कर रहे हैं टारगेट पर और स्कैटर हो रहे हैं, डिवाइड बाय I इंटू ए। दीज आर स्कैटर्ड पार्टिकल्स पर सेकेंड एंड दीज आर इंसिडेंट पार्टिकल्स पर सेकेंड। तो दिस इज योर मेन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको सिग्मा SC से अभी रिलेट करेंगे। नाउ in terms of sigma SC, probability of scattering, ये भी हो सकती है probability of scattering, वो क्या है, total effective area of target particle divided by the area of the target। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी कि एक्चुअली जो ज्योमेट्रिक एरिया है वो इतना है, बट अगर कोई पार्टिकल दूर से भी जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हैं, दे विल रिपेल ईच अदर, तो दूर से भी वो अपने पास से स्कैटर हो जाएगा, तो इफेक्टिव एरिया थोड़ा बड़ा होता है। अब टोटल इफेक्टिव एरिया बच्चे टारगेट पार्टिकल्स का जो है वो है n टाइम्स सिग्मा SC, क्योंकि सिग्मा SC सिंगल पार्टिकल का इफेक्टिव एरिया है और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टारगेट में स्मॉल n है, जैसे मैंने अभी शीट बनाई थी, देयर आर टोटल नंबर ऑफ स्मॉल n पार्टिकल्स और टोटल एरिया इज A, बट द डायरेक्शन क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच पार्टिकल दैट इज सिग्मा SC। जब आप सिग्मा SC को n से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल इफेक्टिव एरिया आएगा डिवाइड बाय कैपिटल A। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों ही प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग है, एक जो है वो डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स का नंबर और इंसिडेंट पार्टिकल्स का नंबर उसमें है, दूसरी डेफिनेशन जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग की वो एरिया के टर्म्स में है। अब हमें यहां से सिग्मा SC फाइंड करना है, हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो फ्रॉम 1 and 2 n टाइम्स NSC अपॉन IA इज इक्वल टू n टाइम्स सिग्मा SC अपॉन A से A कट गया, n से n कट गया, n से n कट गया, तो हमारे पास आ गया सिग्मा SC इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंसिडेंट। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड हैं बच्चे पर यूनिट एरिया, NSC देख लो, पर यूनिट एरिया नहीं है, ध्यान से देखो, हाँ, दीज आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड इलास्टिकली पर टारगेट पार्टिकल, ठीक है, पर टारगेट पार्टिकल पर सेकेंड सिंगल टारगेट के लिए, और I जो है दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये हमारे पास फाइनल डेफिनेशन आई है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। दिस इज नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स जो वहां से स्कैटर हो रहे हैं बट पर टारगेट
एक सिंगल टारगेट के द्वारा पर टारगेट पर सेकेंड, टाइम तो चल ही रहा है साथ साथ ना, पर सेकेंड। एंड व्हाट इज आई, इसको भी लिख लेते हैं, आई इज नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स। ये इंसिडेंट पार्टिकल्स हैं, बट इसके साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दिस इज पर यूनिट एरिया, पर सेकेंड। पर सेकेंड तो दोनों ही जगह पे चलेगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है सिग्मा एस सी, विच इज द, व्हाट इज दिस, दिस इज द इफेक्टिव एरिया ऑफर्ड बाय ए टारगेट पार्टिकल, सिंगल, ठीक है, ए टारगेट पार्टिकल। तो मतलब अगर हमारे पास एक टारगेट पार्टिकल है, उसने कितना इफेक्टिव एरिया हमें दिया, वो कैसे पता चलेगा, हमें देखना है कि उस सिंगल टारगेट ने पर सेकेंड कितने पार्टिकल स्कैटर किए, ठीक है, पर सेकेंड। तो इधर से आ रहे थे, मान लो ये टारगेट है और इधर से छोटे छोटे पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, वो सिंगल पार्टिकल की बात हो रही है। हमें देखना है कि एक सेकंड में, अपनी स्टॉप वॉच पे ध्यान देना है, एक सेकंड में इसने कितने पार्टिकल यहां से चारों तरफ बिखेरे, एक सिंगल टारगेट ने, ठीक है। जितना भी ये नंबर आएगा, ये सारा नंबर होगा एनएससी, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल बाय वन टारगेट पार्टिकल पर सेकेंड, है ना, ये होगा एनएससी। और जो आई है, दैट इज द नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। किसका पर यूनिट एरिया, जैसे हमारे पास ये जो टारगेट है ना बच्चे, ये इस शीट में से निकला है। यहाँ पर सामने एक टारगेट शीट थी, उस टारगेट शीट का टोटल एरिया कैपिटल ए है, ठीक है, स्मॉल नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसमें, बट हमें उसका भी यूनिट एरिया ही लेना है। उस पूरी शीट का टोटल एरिया नहीं लेना, ये नहीं लेना, हमें लेना उसका यूनिट एरिया, क्योंकि देखो नीचे आ रहा है पर यूनिट एरिया, कितने पार्टिकल्स इस पूरी शीट पर स्ट्राइक कर रहे थे, ठीक है, उससे डिवाइड करना है एनएससी को। स्कैटर कितने हुए बाय वन टारगेट, और पर यूनिट एरिया इंसिडेंट कितने कर रहे थे, ये दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों की जो रेशो होगी वो सिंगल पार्टिकल का क्रॉस सेक्शन होगा। ओके, अब इसके ना यूनिट्स की बात करते हैं। इसके यूनिट्स क्या हैं, देखिए ये नंबर है, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स पर सेकेंड। तो एनएससी के यूनिट्स जो हैं बच्चों, मैं नेक्स्ट शीट पे बताता हूं आपको ये चीज। चलिए इसके ना अभी यूनिट्स की बात करते हैं, सिग्मा एस सी के यूनिट्स की। वैसे हमें पता है एरिया वाले हैं, बट लेट अस आइडेंटिफाई, लेट अस वेरीफाई। ये बेसिक डेफिनेशन अब आपने याद रखनी है, ये फॉर्मूला है सिग्मा एस सी का। जो ऊपर वाला पैरामीटर है, एक्चुअली दैट इज नंबर पर यूनिट टारगेट, एक सिंगल पार्टिकल पर यूनिट टाइम। तो इसके यूनिट तो हो गए सेकेंड इनवर्स, क्योंकि ऊपर क्या है, ऊपर है जस्ट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर टारगेट पर यूनिट टाइम, है ना। तो ना तो नंबर का कोई यूनिट होता है, ना ही टारगेट का कोई यूनिट होता है, जस्ट टाइम का यूनिट होता है। तो ऊपर वाला जो फैक्टर है एनएससी, उसके यूनिट है सेकेंड इनवर्स। जब भी कोई प्रॉब्लम भी आपने करनी है तो यूनिट को देख के पहचानना है कि वो कौन सा पैरामीटर है। नीचे वाला जो पैरामीटर है आई, उसके यूनिट्स की बात करेंगे। दिस इज ऑल्सो नंबर, बट दिस इज पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं है, बट इसका यूनिट बन गया अभी मीटर की पावर 2, क्योंकि एरिया है ना, नीचे आएगा मीटर स्क्वायर, 1 बाई मीटर स्क्वायर, 1 बाई मीटर स्क्वायर मीटर की पावर 2 सेकेंड इनवर्स। अब इन दोनों को डिवाइड करके देखो, ऊपर सेकेंड इनवर्स रखना है जो कि एनएससी का यूनिट है, नीचे आई का यूनिट रखना है जो कि मीटर की पावर 2 सेकेंड इनवर्स है। सेकेंड इनवर्स कट गया, मीटर की पावर -2 ऊपर जाके बन गया मीटर स्क्वायर। Hence, we have verified that कि sigma SC has unit of area, इसीलिए इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोला जाता है। हाँ जी बच्चे, जैसे अभी हमने देखा कि भाई अगर हमारे पास एक टारगेट है लाइक दिस, टारगेट न्यूक्लियस, और यहाँ से बहुत सारे पार्टिकल्स, वी कैन से बीम ऑफ पार्टिकल जो है वो इन पे, इस टारगेट न्यूक्लियस पे इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है। ये सारे पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब बीम ऑफ पार्टिकल्स में तो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे,
कुछ पार्टिकल्स होंगे जो इस सेंटर वाली लाइन के अक्रॉस होंगे, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट लेते हैं स्कैटरिंग का, क्योंकि ये ऐसे स्ट्राइक करेंगे, इन पे फोर्स लगेगी, दे विल बी बैक स्कैटर्ड। ये पार्टिकल थोड़ी दूरी पर है, अगर मैं इनको ज्वाइन करके एक लाइन बना दूं लाइक दिस, तो इनका कुछ डिस्टेंस है इस लाइन से, ये जो लाइन है ना, ये लाइन ये है इसके सेंटर से ज्वाइन, ठीक है, एक्सिस कह सकते हैं। तो इनका कुछ डिस्टेंस है ना, तो इन पे कम फोर्स लगेगी, क्योंकि थोड़े दूर है ना ये न्यूक्लियस से, इन पे कम फोर्स लगेगी। अगर हम एक और स्ट्रीम बना दें पार्टिकल्स की, थोड़ी और दूर बना दें लाइक दिस, तो उन पे और कम फोर्स लगेगी, बट फोर्स लगेगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस पार्टिकल की बात करें, ये ऐसे आएगा, ऐसे आके ये किसी डायरेक्शन में इस तरह से स्कैटर हो जाएगा। दिस इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो ये डिसाइड करता है कि एंगल ऑफ स्कैटरिंग कितना ज़्यादा या कितना कम होगा। उस इंपॉर्टेंट पैरामीटर को हम बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर, जिसको अभी हम डिफाइन करने वाले हैं और समझने वाले हैं। ये किसी भी इलास्टिक स्कैटरिंग में या इन इलास्टिक स्कैटरिंग में दिस पैरामीटर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। होता है क्या ये इम्पैक्ट पैरामीटर? ये बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर का फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। सेंटर ऑफ फोर्स का मतलब क्या हुआ? यहाँ हमने ओरिजिन कंसिडर कर लिया, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और सेंटर से ज्वाइन करके हमने एक ये लाइन बना दी। अब अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे पड़ा होगा, पॉजिटिव पार्टिकल, तो वो बैक स्कैटर होगा। द सेंट्रल फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू पार्टिकल्स, मतलब इस पे जो फोर्स लगेगी ना, वो अगर हम इनके सेंटर्स को ज्वाइन करके एक लाइन बना देंगे, उस लाइन के अक्रॉस लगती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ सेंटर ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ सेंटर ऑफ फोर्स, इस लाइन को बोला जाता है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव पार्टिकल है, कोई और पॉजिटिव पार्टिकल, छोटा पॉजिटिव पार्टिकल, इसको अल्फा पार्टिकल मान लेते हैं, और ये पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, ठीक है। अब इसकी कुछ किनेटिक एनर्जी है, मास है इसका, कुछ वेलोसिटी है, जिसके कारण किनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv²। अब जैसे जैसे ये पार्टिकल इसको अप्रोच करेगा, इसकी फोर्स इस पे बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, उन पे कूलम फोर्स लग रही है, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। जैसे ये डिस्टेंस कम होगा, जैसे अभी मैं इनको ज्वाइन कर दूं, तो कुछ डिस्टेंस है r, यहाँ पे आएगा तो कुछ डिस्टेंस r होगा। तो जैसे जैसे ये r छोटा होता जाएगा, कूलम फोर्स बढ़ती जाएगी। तो क्या होता है कि ये पार्टिकल ऐसे आ रहा आते आते ये किसी डायरेक्शन में इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे कर्व पाथ बनता है एक्चुअली। अब यहाँ पर ये जो एंगल है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, ये है इनकमिंग पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, और इस डायरेक्शन के साथ यहाँ पर जो एंगल हमारे पास आया, जिसको हम लैब सिस्टम से अगर मानते हैं तो अल्फा एंगल मानते हैं ना, एंगल ऑफ स्कैटरिंग फ्रॉम द लैब सिस्टम। अभी हम इसको बाहर से ही देख रहे हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन दिस डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस एंड द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ फोर्स, दिस इज कॉल्ड बी, विच इज इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर को स्मॉल बी से डिनोट करेंगे हम। अब एक और डिस्टेंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वो जो दूसरा डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला, जहां से ये पार्टिकल मुड़ा है, ठीक है, वहां से लेके इसके सेंटर तक का डिस्टेंस, न्यूक्लियस के सेंटर तक का डिस्टेंस, दोबारा बनाते हैं, जहां से ये पार्टिकल घूमा है वहां से लेके न्यूक्लियस के सेंटर तक का डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज डिनोटेड एज r0, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। नाम से पता चल रहा सारा कुछ। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मतलब ये पार्टिकल कम से कम कितना पास चला गया दूसरे टारगेट पार्टिकल के, ये टारगेट है, उसको बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो हम इम्पैक्ट पैरामीटर को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसकी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं बी और r0 की। इम्पैक्ट पैरामीटर को हम इन टर्म्स ऑफ थीटा भी डिफाइन कर सकते हैं, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास सिस्टम। चलिए, तो अभी हम इसके बारे में पहले लिख लेते हैं, डेफिनेशन क्या है इम्पैक्ट पैरामीटर की। इट इज वेरी सिंपल, इट इज जस्ट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ
वेलोसिटी वेक्टर, ये जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस होती है ना पार्टिकल का, जो वेलोसिटी वेक्टर होता है उसके अलॉन्ग ये होता है, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है जी, सेंटर ऑफ फोर्स की ये लाइन है, वहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बोला जाता है। द एंगल ऑफ स्कैटरिंग डिपेंड्स ऑन दिस पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर पे डिपेंड करेगा एंगल ऑफ स्कैटरिंग। कैसे? देखो, जितना ये पार्टिकल पास होगा, बी जितना छोटा होगा, मान लो ये सेकंड पार्टिकल ले लेते हैं और वो इस लाइन के अक्रॉस जा रहा था, ठीक है, वो पार्टिकल जितना इसके पास होगा ना उस पर ज्यादा फोर्स लगेगी, क्योंकि उसका आर नॉट और छोटा होगा। ज्यादा फोर्स लगने के कारण क्या होगा कि वो ज्यादा एंगल पर डिविएट करेगा फिर, ठीक है, तो वो ज्यादा बड़े एंगल पे चला जाएगा। अगर बी छोटा होगा तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग जो हमने बनाया वो बड़ा होगा, ठीक है। तो हेंस एंगल ऑफ स्कैटरिंग डिपेंड्स अपॉन दिस पैरामीटर, ठीक है। थीटा, एंगल ऑफ स्कैटरिंग अगर सेंटर ऑफ मास से आप देख रहे हो तो थीटा बोल दो, लैब सिस्टम से देख रहे हो अल्फा बोल दो, तो थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। ये लाइन याद रखनी है कि वो बी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्रेशन भी बताऊंगा अभी, कुछ पैरामीटर मान के। इसका एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिखना, हमें ड्राइव नहीं करना अभी। चलिए, मान लो कि ये जो टारगेट पार्टिकल है उसका चार्ज Z है, एटॉमिक नंबर, और E इज द चार्ज ऑन ईच पार्टिकल। जैसे मान लो न्यूक्लियस है कोई, न्यूक्लियस के अंदर मान लो 3 प्रोटॉन्स हैं, तो तीनों प्रोटॉन्स का चार्ज हो जाएगा +3E। E इज द चार्ज ऑन ईच प्रोटॉन, लेकिन यहाँ पर Z नंबर ऑफ प्रोटॉन हमने इसके अंदर मान लिए, तो इसका मतलब है जो चार्ज होगा +ZD होगा। दिस इज सेंटर ऑफ फोर्स लाइन, ये वाली लाइन है, ठीक है। यहाँ से जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो ये है, इसके ऊपर चार्ज है Z डैश और पॉजिटिव चार्ज है, और इसके ऊपर भी टोटल चार्ज जो होगा वो Z डैश इंटू E होगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल। यहां पर इन दोनों में जो डिस्टेंस है दैट इज B। इन दोनों लाइंस में जो डिस्टेंस है दैट इज B। ये पार्टिकल आया, आते आते मान लो ये यहां से मुड़ गया, तो यहां पर ये जो डिस्टेंस है दिस इज R0, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये जो इंसिडेंट पार्टिकल था इसका वेलोसिटी वेक्टर U वेक्टर मान लेते हैं, और ये इसका चार्ज है। अब क्या आपने एक्सप्लेन करना है, हमें यहाँ पर जब इसको लिखना है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को जब लिखना है, तो हमें उसमें ये बताना है कि एज द इंसिडेंट पार्टिकल approaches the target, its kinetic energy, which is equal to half mu square, gets converted to potential energy। वो धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ग्रेजुअली, ठीक है जी। तो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय U इज इक्वल टू 1/4πε0, फॉर्मूला होता है Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे बन जाएगा 1/4πε0। Q1 चार्ज इज Z टाइम Z, सेकेंड वाला चार्ज इज Z डैश टाइम E, और अगर हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे जाके लिखना चाहते हैं R0 पे जाके, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज R0, ठीक है। नाउ एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको हमने क्या बोला है वहां पे, ब्रैकेट में फिर से लिख दिया मैंने R0, द पार्टिकल डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ
from its path at some angle थीटा। ठीक है, यहां पे थीटा बना देते हैं, थीटा इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, नाउ द रिलेशन बिटवीन B and theta, B and theta can be established। हम इसको एस्टेब्लिश करेंगे आने वाले टॉपिक में। ठीक है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग पढ़ेंगे, उसमें हम ये रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। अभी के लिए हम लिखेंगे इट इज गिवन एज, ये याद करना फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। B इज इक्वल टू, ये ऊपर वाला फैक्टर एज इट इज आएगा, z डैश e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ आता है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कैपिटल E इज किनेटिक एनर्जी। ये जो मैंने ऊपर लिखी थी ना KE, ये जो मैंने KE लिखी है यहाँ पे बच्चे, वो हमने एज ए E लिख दिया यहाँ पे। ये किनेटिक एनर्जी है और इसके साथ फैक्टर आता है कोटेंजेंट थीटा बाय 2। ठीक है जी, तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला है। अब इसमें थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग है, और आपको ये चीज़ पता होगी कि ये जो कोटेंजेंट फंक्शन होता है कॉट, है ना, थीटा के बढ़ने से कोटेंजेंट फंक्शन डिक्रीज होता है। ठीक है, क्योंकि ये उल्टा होता है, इन्वर्स होता है, ये इसकी वैल्यूज ऐसे होती है। जैसे जैसे एंगल आप बढ़ा दोगे कॉट थीटा जो है वो डिक्रीज होता है। मतलब आप ऐसे समझो, अगर आप B को डिक्रीज करोगे तो ये पूरा फैक्टर डिक्रीज होगा, इस पूरे फैक्टर के डिक्रीज होने से थीटा बढ़ेगा। जो चीज़ मैंने आपको समझाई थी यहाँ पे कि B को कम करने से पार्टिकल इसके पास पहुंच जाएगा, R0 छोटा हो जाएगा, तो एंगल जो है वो थीटा एंगल जो है वो बड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी के लिए ये फॉर्मूला बस आपने याद रखना है। आगे चलते हैं, इसका सिग्निफिकेंस भी इंपॉर्टेंट है। दो तीन पॉइंट डिस्कस करने हैं हमने इस रिजल्ट्स के रिगार्डिंग। ठीक है, नाउ फ्रॉम B इज इक्वल टू z डैश E स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल E इज द एनर्जी, किनेटिक एनर्जी, कोटेंजेंट थीटा बाय 2। कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि if impact parameter B is small, then it means cotangent theta by 2 is small, that is theta is large। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि the angle of scattering, that is the angle of scattering theta increases with decrease in B। जैसे जैसे इम्पैक्ट पैरामीटर कम करोगे एंगल ऑफ स्कैटरिंग बड़ा हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बैक स्कैटरिंग से रिलेटेड है। इफ इम्पैक्ट पैरामीटर B इज 0, अगर इम्पैक्ट पैरामीटर B जो है वो जीरो कब होगा? ठीक है, ये टारगेट पार्टिकल है, ये इसकी सेंटर ऑफ फोर्स की लाइन थी, और जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसी लाइन के अलॉन्ग ही जा रहा है। तो अभी B डिस्टेंस जो हम बना रहे थे दोनों लाइंस में वो 0 हो गया। पार्टिकल का जो U वेक्टर है वो सेंटर ऑफ लाइन के अलॉन्ग ही है, सेंटर ऑफ फोर्स के अलॉन्ग ही है। तो उस केस में B 0 होगा। B 0 होगा तो बच्चों कोटेंजेंट थीटा बाय 2 भी 0 होगा फ्रॉम दिस इक्वेशन। और इसका मतलब है, अब कोटेंजेंट और टेंजेंट में क्या रिलेशन है कि tan थीटा बाय 2 जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब tan थीटा बाय 2 इन्फिनिटी कब होता है? tan की वैल्यू इन्फिनिटी होती है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब इसका मतलब है कि ये पार्टिकल ऐसे जाएगा और वापस आ जाएगा किसी डिस्टेंस r0 तक पहुंच के। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यहाँ पर भी होगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जब ये पहुंच जाएगा इसकी सारी किनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी और सारी किनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और वहां से ये वापस मुड़ जाएगा। तो इस केस में अगर हम एंगल की बात करें तो ये वाला एंगल, ये स्कैटरिंग एंगल है थीटा, वो 180 डिग्री आएगा। ये भी एक डिस्कशन यहीं से आ रही है। और लास्ट पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है।
we will see that the shape of trajectory of incident particle after scattering depends ऑन इम्पैक्ट पैरामीटर। ये हम ड्राइव करेंगे, देख लो एसेंट्रिसिटी का एक्सप्रेशन जैसे हमने प्लैनेट्स वाले केस में किया था सेम इस केस में भी ड्राइव करेंगे और हम देखेंगे कि ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर है वो एसेंट्रिसिटी को डिसाइड करता है। पाथ होता है ना एसेंट्रिसिटी जो हमने पढ़ा था, उसी पे डिपेंड करता है कि पाथ पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, सर्कल या एलिप्स बनेगा। वहाँ अट्रैक्टिव फोर्स थी, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स है। तो रिपल्सिव फोर्स के केस में बी डिसाइड करेगा कि किस तरह का पाथ बनेगा। वो हम ड्राइव करेंगे एक्सप्रेशन, पूरा रदरफोर्ड स्कैटरिंग पढ़ेंगे, उसको ड्राइव करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे बी जो है इम्पैक्ट पैरामीटर वो डिसाइड करता है कि जब ये पार्टिकल यहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगा तो कैसा पाथ बनेगा। ये बना, थोड़ा और पास था इसके तो बड़े एंगल पे चला गया। ये जो शेप्स हैं पाथ्स की वो हम वहां से फाइंड करेंगे। नाउ लेट अस फाइंड ए रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर B and distance of closest approach। जिसको हम बोल देंगे R0। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन, अगर आपको R0 पता हो आप B निकाल लो, या अगर आपको B पता हो आप R0 फाइंड कर लो। तो ये हमें करना है। दिस इज टारगेट पार्टिकल, ZE इज द चार्ज ऑन दिस पार्टिकल, दिस इज लाइन ऑफ सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है जी, वैसे लाइन ऑफ सेंटर ऑफ फोर्स ये भी है। ठीक है, ये जितनी भी रेडियल लाइंस होती हैं सारी लाइंस ऑफ सेंटर ऑफ फोर्स होती हैं। यहाँ पर ये एक इंसिडेंट पार्टिकल आ गया जो इस डायरेक्शन में जा रहा था, इधर इसका आ गया U, मास M, काइनेटिक एनर्जी E इज इक्वल टू mu²। अब क्योंकि यहाँ पे स्कैटरिंग हो रही है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे लगेगा। इलास्टिक स्कैटरिंग हम पढ़ रहे हैं। दिस इज एंगल थीटा, यहां से लेके यहां तक का ये वाला डिस्टेंस जो है वो R0 है। डायग्राम मैंने दोबारा बना दिया ताकि आपको पता चल जाए। और ये B है इम्पैक्ट पैरामीटर। अब बच्चों हम सीधा लगा देंगे, एज दिस इज अ इलास्टिक स्कैटरिंग तो वी विल अप्लाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात हो रही है। जब पार्टिकल काफी दूर था उसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी, उसको हमने लिख दिया इनिशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दो चीजें हैं, ये रेस्ट पे है, इसकी कोई स्पीड है नहीं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। ये मूविंग है, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mu² है। जैसे जैसे पार्टिकल इसको अप्रोच कर रहा है, यहाँ इसके पास जा रहा है, इन दोनों में फोर्स लग रही है। उस फोर्स के कारण पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रही है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेट अस सपोज एट पॉइंट C हमें दोनों एनर्जीज लिखनी है। यहाँ पर मान लो इसकी जो पार्टिकल की जो स्पीड है उसको हम V0 बोल देते हैं, V0। ठीक है, मास उसका m ही है। ठीक है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ mv0²। बट उसके साथ साथ वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है 1/4πε0 पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके ये फैक्टर यहाँ ऐड करेंगे तो 1/4πε0 एज इट इज आ गया। पहला चार्ज ZD, इसके ऊपर चार्ज था Z'E। ठीक है, वो हम ऐसे ही लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा Z इंटू Z' इंटू E²। ये Q1 Q2 आ गया अपॉन डिस्टेंस। वो डिस्टेंस हम इस पॉइंट पर लगा रहे हैं तो डिस्टेंस R0 आएगा। आप ये इक्वेशन किसी भी पॉइंट पर लिख सकते हो, दिस इज ओनली द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अगर आपको किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यहाँ पर किसी पॉइंट पर लिखना पड़े, मान लो ये P पॉइंट है, ये डिस्टेंस कुछ डिफरेंट है, इसको हम कैपिटल R मान लेते हैं, तो फिर उस पॉइंट पर उसकी स्पीड डिफरेंट होगी पार्टिकल की, V0 नहीं होगी। मान लो ये V' है तो आप वहां पर भी इक्वेशन लिख सकते हो।
क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा एम वी डैश स्क्वायर प्लस डिस्टेंस यहाँ पे नीचे आर नॉट की जगह आर आ जाएगा। बट मैं जहां से पार्टिकल डेविएट किया अपनी लाइन से वहां पर ये वाली इक्वेशन लिख रहा हूं। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन से बच्चों हमें आर नॉट और बी की रिलेशन फाइंड करनी है और कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम पार्टिकल की टोटल जो एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर उसको कैपिटल ई पुट कर सकते हैं, पर बाद में करेंगे। पहले हम करेंगे एक और लॉ अप्लाई करेंगे। तो लेट अस अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन। देखो लीनियर मोमेंटम का लॉ हमेशा हम लगाते हैं, लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। बट इस केस में क्योंकि पार्टिकल ऐसे अपने पाथ से डेविएट कर रहा है, हम एक और लॉ लगा सकते हैं जो हमारी हेल्प करेगा, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो कंजर्व्ड। क्यों कंजर्व है? क्योंकि पार्टिकल के ऊपर कोई टॉर्क नहीं लग रहा। जब भी पार्टिकल के ऊपर टॉर्क जीरो होता है तो डी एल वैक्टर बाय डी टी भी जीरो होता है। दिस इज सेकेंड लॉ। तो एल वैक्टर इज कांस्टेंट। किसी भी इलास्टिक स्कैटरिंग में हम ये वाला लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं टू सॉल्व द थिंग्स। अब ये लॉ कैसे लगेगा, देखिए पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है एम यू। पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम है एम यू। इसका कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन ऑफ सेंटर ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चों, अगर ये पार्टिकल इस लाइन के अलोंग आता डायरेक्ट, फिर हम एंगुलर मोमेंटम का लॉ नहीं लगाते जैसे हमने पिछले केसेस में किया था, क्योंकि उस केस में b जीरो होता है, उसका कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता पार्टिकल का, मतलब उसकी वेलोसिटी वेक्टर का सेंटर ऑफ फोर्स से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता, वो जीरो होता है इस केस में, इसलिए एंगुलर मोमेंटम जीरो होता है, तो वहां नहीं लगाते। लेकिन अगर कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, किसका, लाइन ऑफ सेंटर ऑफ फोर्स का और इंसिडेंट पार्टिकल के वेलोसिटी वेक्टर का, तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम अगर हम लिखना चाहें तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है सीधा फोर्स इंटू एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू R इंटू P। सीधा पहले लिख लेते हैं। हेयर R इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, जिस लाइन के अबाउट आप निकालना चाहते हो, R वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस केस में B हो जाएगा, और P इज लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज mu। तो दिस इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज MUB। फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा, ये कहाँ पे लिखना है, इस पॉइंट पे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आसान है, यहाँ पर ये है हमारे पास लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन, मास टाइम्स वेलोसिटी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पी वेक्टर मैं लगा ही देता हूँ यहाँ पे, एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हमेशा दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो वहां पे फिर इक्वेशन बन जाएगी m v नॉट लीनियर मोमेंटम इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज r नॉट। तो दिस इज एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये फॉर्मूला सबको पता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का, किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है। कंजर्वेशन छोड़ो, पहले एंगुलर मोमेंटम तो पड़ा हुआ है ना, r इंटू पी, सबको पता है? यस सर। ठीक है, तो r इंटू पी में r क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये भी चीज पता है? किसका होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, p वेक्टर का, p वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। कहां से होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस p वेक्टर का, फ्रॉम द लाइन जिसके अलोंग आप ये एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर दो। ठीक है, वहां से आप इस पॉइंट के अबाउट एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम फाइंड करते हो बच्चों, तो उस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो वो हमेशा b रहेगा। जब मर्जी ये चला जाए, इस पॉइंट की जो लाइन है वहां से लीनियर मोमेंटम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा b रहेगा। ऐसे जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलवेज b बिफोर स्कैटरिंग। जब स्कैटरिंग हो जाएगी, वो अपने पास से डिवाइड कर जाएगा, तब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r नॉट लेना है, क्योंकि अब मोमेंटम यहाँ से थोड़ा टिल्ट हो गया, मोमेंटम किसी एंगल पे चला गया है, तो इसलिए r नॉट उसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, इसलिए वो r नॉट लिखा। चलो बस हो गया, अब तो इजी है। यहाँ से हम v नॉट फाइंड कर लेंगे, m से m कट गया, v नॉट इज UB बाय r नॉट, इसको यहाँ पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 बन जाएगी हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mu स्क्वायर b स्क्वायर बाय r नॉट स्क्वायर प्लस z डैश e स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r नॉट। ये इक्वेशन बन गई।
ये इक्वेशन बन गई बच्चों हमारे पास, ठीक है। इसमें हाफ एम यू स्क्वायर वाला फैक्टर उधर लेके जाएंगे। नेक्स्ट शीट पे चलते हैं। हाफ एम यू स्क्वायर एक पहले से ही था और दूसरा फैक्टर हम वहां से ले आए इस तरफ, वो है हाफ एम यू स्क्वायर बी स्क्वायर बाय आर नॉट स्क्वायर, और इस साइड पे है जेड जेड डैश ई स्क्वायर। यहां से हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस बी नो बी स्क्वायर बाय आर नॉट स्क्वायर, इसको कैपिटल ई लिख देना हमने, और नीचे ले जाएंगे, उसके पैरों में ले जाएंगे। पहले ई को नीचे ले गए, ठीक है। फिर वो जो बी स्क्वायर बाय आर नॉट स्क्वायर का फैक्टर उसको उधर ले गए, वो पॉजिटिव है, और सारा फैक्टर उठा के इधर ले आए। तो बी नॉट स्क्वायर बाय आर नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस जेड जेड डैश ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल ई नीचे जो चला गया था इसके 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। यहां से बी फाइंड करना है, इस आर नॉट को उधर ले जाएंगे और बाकी जो फैक्टर है उसकी पावर हाफ आ जाएगी। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर, इसकी पावर हाफ आएगी क्योंकि बी स्क्वायर था ना। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इम्पैक्ट पैरामीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, कहीं पे हमारे काम आएगा। बच्चों इस केस में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्यों अप्लाई किया, इसका ध्यान रखना है। जैसे हमने डिस्कस किया कि इलास्टिक स्कैटरिंग जब लास्ट टॉपिक्स में डिस्कस कर रहे थे, उसमें इंसिडेंट पार्टिकल और जो टारगेट पार्टिकल था उनके सेंटर्स आपस में से जुड़े हुए थे। उसकी जो वेलोसिटी वेक्टर था u, वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के अलॉन्ग ही था, तो उस केस में b ऑलरेडी जीरो था। तो एंगुलर मोमेंटम इस पार्टिकल का अगर आप इस ओरिजिन के अबाउट फाइंड करना चाहते हो तो वो जीरो ही रहेगा क्योंकि b जीरो है, तो वहां ये लॉ नहीं लग सकता। बट इस सिचुएशन में इसका लीनियर मोमेंटम mu वेक्टर और ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है उनमें कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है b, जिसको इम्पैक्ट पैरामीटर बोल रहे हैं। तो अगर आप इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहते हो, यू कैन राइट। इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए फॉर्मूला होता है लीनियर मोमेंटम mu इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम दिस ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो आप देखो b है, इसलिए मैंने यहाँ पे MUB लिखा, और इस पॉइंट पे जाके दोबारा से लॉ लगेगा आफ्टर स्कैटरिंग। वहां पे लीनियर मोमेंटम ऐसे टिल्ट हो गया किसी एंगल थीटा पे, तो ये डायरेक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी रीजन से लेना है, वो r0 है। दूसरे केस में इस तरह से लग गया, ठीक है जी। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एक है टोटल क्रॉस सेक्शन, उसको हम डिफाइन करेंगे। टोटल क्रॉस सेक्शन क्या होता है, डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन क्या होता है, उसको डिफाइन करेंगे। और उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है दैट इज रदरफोर्ड स्कैटरिंग, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। रदरफोर्ड स्कैटरिंग में हम इसेंट्रिसिटी फाइंड करेंगे, ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन फाइंड करेंगे, वही सारा कुछ जो सेंट्रल फोर्स में ऑलरेडी कर रहे थे। ये रिपल्सिव फोर्स का केस है, हमने जो पिछले चैप्टर में किया था दैट वाज फॉर अट्रैक्टिव फोर्स, उसमें हमने ग्रेविटेशन के लिए सब कुछ सॉल्व किया था। और यहाँ पर हम सेम इक्वेशन को जो हमने पहले करी थी वही सारे फॉर्मूले यूज होंगे, उनको यूज करके हम इसका पाथ निकालेंगे पार्टिकल का कैसा होगा, और स्कैटरिंग के फॉर्मूले भी निकालने हैं। जैसे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो हम डिफाइन करेंगे ना, उसका फॉर्मूला भी फाइंड करेंगे। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू।